अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। आज हैप्पी मंडे है और मेरे साथ हैप्पी हसनैन लियाकत भी मौजूद है। मंडे को कोई हैप्पी होता है वैसे? ये मेरी और गज़ल की डिबेट रहती है। मेरे साथ है गज़ल अशरफ और बहुत सारे लोगों को मंडे को काम करने का दिल नहीं होता और मैं शायद उस कबीले में से हूँ, क्योंकि वीकेंड एंजॉय करके जब मंडे को बंदा काम के लिए आता है तो उतना ज़्यादा हशाश बशाश नहीं होता और बंदा कहता है कि ये काम है या अजाब है। लेकिन हम फिर भी आ जाते हैं, हम आपके साथ बैठे हुए और हम आपको ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। आपने भी अपने कामों में जाना है और अपने काम को एंजॉय करना है और मंडे के बाद मेरे ख्याल चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जब आती है ना वीक में, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, लेकिन जब दोबारा से फ्राइडे आता है तो हर शख्स की ईद होती है। खातिन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जिक्र करते हैं। इसके बाद सोशल स्टोरीज की तरफ चलेंगे। शेखुपुरा की तहसील मानावाला में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या पेश आया। हमला खातून इकरा बीबी पर शोहर और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जुल्म की इंतहा कर दी। ईंटों और डंडों से तशद्दुद के बाद वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। अफसोसनाक वाक़े पर पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस अफसोसनाक वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मकतूला इकरा बीबी के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जैक्टली, वालिदैन भी होंगे, लेकिन वालिदैन से पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना मुदस्सिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई है। जी राना मुदस्सिर, बताएगा क्या मामला है इस सारे सिनेरियो के पीछे, किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर वालिदैन से बात करेंगे। जी सनम, ये जो दिलखराश वाक़या है 8 और 9 की रात ये वाक़या पेश आया है और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे सैकड़ों वाक़यात पहले भी मानावाला के इलाका शेखपुरा में होते रहे हैं, लेकिन इस वाक़या ने जो बिल्कुल ना सिर्फ जो ये इकरा बीबी है इसके वालिदैन को हलाक कर रख दिया, बल्कि इस इलाके में बहुत गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। और अगर इसकी बात करें अभी तक तो जो शोहर है इकरा बीबी का वो गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने और जो बाकी जो मुलजमान है वो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए। तो ये जो इसके वालिदैन है जो इकरा बीबी के, वो नहायत गम में है इस वक्त, वो भी मेरे साथ मौजूद है। तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये अब तक जो पुलिस है उससे ये किस हद तक मुतमिन है, ये उनसे बात भी आपकी करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखें, ये जो वाक़यात है पुलिस के मुताबिक भी उनका ये कहना है कि जो मुल्ज़म उसका शोहर है उसके दौरे पे पड़ते हैं, दिमागी वो बीमार है और कल तक की जो रिपोर्ट है वो है कि वो उसको भी हॉस्पिटल है जो मुतलका DHQ ननकाना गाँव पर पुलिस ने दाखिल करवा लिया है। पुलिस का कहना है कि उसकी जो ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो लेकिन अभी तक बाकी मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, थोड़ा सा वालिदैन से भी बात करवाइएगा कि वालिदैन को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इकरा बीबी के साथ उनके जो ससुराल वाले हैं वो कैसा रवैया रखते थे और एक हमला खातून के ऊपर इस तरह का हमला करना, वो भी उनके शोहर की जानिब से, असल हक़ाइक़ क्या थे, किस वजह से ये हमला हुआ, ज़रा वालिदैन से भी तो बात करें प्लीज़। जी बिल्कुल, वो मेरे साथ में अभी उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। जी मुझे बताइएगा कि ये जो इकरा बीबी का जो ये उनके ससुरालियों का कैसा रवैया था आपके साथ, और ये 7 माह में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उनकी जान ही ले ली, और ये सारा वाक़या में थोड़ा सा मज़ीद तफसील से आप बता सकते हैं? वाक़या ये हो रहा है जो बच्ची पाइंदे रही, मेन मकसद यही है कि कोई नजर रही क्यों ते जुल्म होया साडे नाल, सानू इंसाफ चाहिए। हमारी बात पंजाब का कोई भी बड़ा अफसर है, सानू इंसाफ चाहिए। अपनी अखां नाल देखे साडे नाल बहुत जुल्म होया। हाँ जी, तो क्या पुलिस से अब आप क्या पुलिस कर रही है आपके साथ, क्या आप चाहते हैं? पुलिस ना सानू कोई गिरफ्तार नहीं जी, वो एक जुल्म पड़िया पकाया जी सारे पढ़न ते फिर ते मकसद है कि साडा मसला हल हो गया। मुजरम सारे फड़ के उन्हां नूं सज़ा देण जेहड़ी उन्हां दी बनदी है, असीं उन्हां दे राज़ी हां। अभी बिल्कुल इनका ये कहना है कि पुलिस जो है उस पर ये मुतमैन है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो पुलिस तमाम मुल्ज़िमान अभी तक नहीं पकड़ सकी, और इस मौका पर जो बच्ची की वालदा है बिल्कुल उसकी हालत भी गैर थी, लेकिन हमने उनको भी यहाँ पर लाया है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहती है। जी, मेरी बच्ची का बहुत जुल्म कीता जा रहा है। मेरी बच्ची ने इतना मारा बेदर्दी दे नाल है, जुल्म कीता बच्ची ते मेरी धी नूं इंसाफ चाहिदा है। मेरी धी नूं बेकसूर इन्हां ने मारिया जालमां ने। एक मुजरम फड़िया, दूजे क्यों नहीं फड़े गए? तेरियां अंदर उन्होंने हाथ पाया, उन्होंने मासूम नाल बेटी, दूजे
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਸਕੂਨ ਆਣਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਰੋ ਭੀਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਕੂਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ मरियम नवाज के होते हुए मेरी धी ने तस्वीर को थोड़े लोगों ने कराया है। राना मुदस्सिर, मुझे इनसे ये पूछिएगा कि जाहिर है ये वाकया मतलब अचानक से तो नहीं हुआ, इससे पहले भी जो शोहर है वो जुल्म करता होगा इकरा बीबी पर, तो क्या वालिदैन को इससे पहले इन्फॉर्म किया गया था इकरा की जानिब से कि इस तरह का सलूक, इस तरह का रवैया मेरे साथ रखा जा रहा है ससुराल में? जी मुझे बताइएगा कि इससे पहले भी ये एक दिन में तो वाकया नहीं हुआ, अगर के बाद 7 माह हो गए थे उसकी शादी को, इससे पहले भी ये को वाकया उसके साथ पेश आता रहा है और ये अगर आता रहा तो किस किस्म का था और फिर आपने क्या एक्शन ना लिया? कोई गल नहीं मेरी इकरा करदी हुंदी सी जब ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਾਚੂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇਈ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ और कोई वाकया नहीं उन्हें मैंने दसिया है पर सारे नाल जुल्म होया वे इंसाफ चाहिए जुल्म होया 2 कतल कीते ने उन्होंने 2 एक भी नहीं 2 कतल कीते ने तेरी मासूम दी बच्ची मार देती है इंसाफ चाहिए मेरी मां के बिल्कुल ऐसे ही आपको इंसाफ चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ भी मिलेगा। मज़र शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि SHO हैं शेखोपुरा के। इस तमाम इंसिडेंट पे हम उनसे भी बात करेंगे। शाह साहब थैंक यू सो मच, सुबह की सोच को आपने वक्त दिया है। फैमिली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा केस किस हद तक इसकी इंक्वायरी स्पीड अप हुई है और मुलजिमान कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? मुलजम मेन हमारे पास गिरफ्तार है, रिमांड पे वापसी से बंद है। पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था जुज़्व है हमद है ना जी वो और इसके जो वालिद वालदा और चाचा है मुलजम का वो भी मुलजम है साथ। उनकी 17 तारीख तक अदालत से अबूरी जमानत है, वो इंशाल्लाह मनसूख करा के मुकदमा हक़ाक़ी उसमें यकसू किया जाएगा। DSP साहब SP साहब ये खुद हैंडल कर रहे हैं। DSP साहब रात इनके घर भी गए थे, इनसे बातचीत हुई है बासरा खानदान से सारे। अच्छा मदर साहब ये बताइएगा कि वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन बाकी अहले खाना है वो भी मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी कोई आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई है? जी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पहले दिन ही मुकदमा 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। पहले दिन जब इन्होंने हमें इतला नहीं दी, हॉस्पिटल से इतला मिली थी, मैं खुद और तफ्तीशी जनरल अस्पताल में पहुंच गए थे। उधर इसके लिए बच्ची के बयान लेने के लिए एप्लीकेशन डॉक्टर साहब को दी और जो वालिद है बच्ची का अख्तर उसकी तरफ से दरख्वास्त लेके फौरी 324 का मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसी दिन ही मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया फौरी बगैर किसी लेट के। अच्छा शाह जी, आपने कोई इब्तदाई तौर पे इन्वेस्टिगेट भी किया होगा मुलजिम से, क्या वजह बनी है कि एक हामला खातून को और अपनी बीवी को वो इस तरह से इतना बेदर्दी से मारा कि वो बेचारी कत्ल हो गई? हाँ बहुत ज्यादा जुल्म किया है उसने, वो उसकी सजा इंशाल्लाह उसको जरूर मिलेगी। वही बता रहा है, छोटी मोटी बात ही बता रहा है, घर में मेरी नचाकी जी काम मुझसे करवाती, मेरी बात नहीं मानती, ये बता रहा था। सही, तो ये बताइएगा मज़र साहब कि इस तरह का वाकया मतलब ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, हम आए रोज इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। क्या कोई हेल्पलाइन, क्या कोई आपकी तरफ से कोई इस तरह की ऐप लॉन्च की गई है, इसके ऊपर काम हो रहा है कि बर वक्त अगर कहीं पर इस तरह के कोई वाकयात पेश आते हैं तो एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सके उस वक्त? जी हमारी 105 की लाइन भी है और लाहौर में हमारे उस्ताद साथी की कार्रवाई जो भी काम करता है पर वक्त उसी वक्त उसे सहूलत मिलती है। ये इन्होंने हमें कोई इतला नहीं दी थी, हॉस्पिटल की तरफ से इतला आए, हम उसी वक्त शेखपुरा से लाहौर पतला है 1 घंटे में पहुंच गए इनके पास और इनका मामला हल किया।
ठीक। एसएचओ साहब, आपने खुद कहा कि इसमें आईजी साहब भी इन्वॉल्व हैं, एसपी साहब भी इन्वॉल्व हैं। एसपी और डीएसपी साहब हमारे अच्छा, डीएसपी और एसपी साहब इन्वॉल्व हैं। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में इंसाफ मिलते हुए कितना वक्त लगता है जहाँ पे हायर आपकी पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो? तो नहीं, कोई वक्त नहीं लगता। ये मैंने बताया अभी, वो मुलजम तो पहले ही और उसी दिन जो ये हुआ मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तार हो गया। अब दूसरे मुलजमान है वो 17 तारीख तक अदालत से जमानत पे हैं, अबूरी जमानत 17 तारीख को इंशाल्लाह उनकी जमानत मंसूख करवाई जाएगी और शामिल तफ्तीश करके मुकदमा चलान किया जाए। और बाकी मुलजिमान में कौन कौन शामिल है लड़के के खानदान में से? लड़के का वालिद समर और उसका चचा शबीर और उसकी वालदा अजीजा बीबी। और उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कुछ रेड शेड किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से? मैंने बताया ये 17 तारीख का तक उनकी पूरी जमानत है ना अदालत सेशन कोर्ट से। ठीक, पूरी जमानत है, ठीक हो गया। 17 तारीख को इंशाल्लाह वो मंसूख करवा के उनको गिरफ्तार कर लिए। सही, इसमें तो कोई देर नहीं, कोई पुलिस की तरफ से कोई लेट नहीं है। सही। तो मदर साहब, क्या आपकी अहले मोहल्ला से बात हुई है और जो दीगर आसपास के लोग हैं उनकी जानिब से कुछ पता चल सका है कि ये किस तरह का आदमी था जिसने इतना वहशहाना तशद्दुद किया है अपनी बीवी के ऊपर? और जाहिर है फिर वो इससे पहले भी करता होगा। अभी लड़का ही है, 7-8 माह तो हुए इनकी शादी को, वो भी बच्ची थी। इससे पहला कोई हुआ ना घर वालों ने बताया ना मोहल्ले वालों ने भी ऐसा। इससे पहला इनकी कोई चाकी हो या कोई थाने तक इतला हो या कोई किसी मोहल्ले से किसी काउंसलर को बताया हो भी उनमें कोई इख्तलाफ पैदा हुआ। ये पहली दफा हुआ, पहली दफा इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। ये पहली दफा और पहली दफा इतना जुल्म किया गया। ठीक हो गया। मदर शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एसएचओ शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद थे, मुतासरा बच्ची के वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे रिपोर्टर राना मुदस्सिर साहब वो भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आवाज़ उठाई है एबीएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ ऐवान के इक़्तिदार तक भी पहुँचे और जो हुक्काम बाला हैं वो इसके ऊपर जल्द अज जल्द एक्शन लें और जो मुतासरा फैमिली है उसको इंसाफ भी मिले। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। इससे पहले हम आपको शेखुपुरा ले गए थे और वहाँ पे जो हालात थे उनसे आपको आगाह किया था। अब हम वापस चलेंगे और सोशल स्टोरीज़ का सेगमेंट हम मिस नहीं करना चाहते, जिसमें हम आपको पाकिस्तान और दुनिया भर से कुछ ऐसी सोशल स्टोरीज़ बताते हैं जो कि सोशल मीडिया की ज़ीनत होती हैं और वो आपको पसंद भी आती हैं। तो गज़ल सबसे पहले स्टोरी का आगाज़ करेंगे। अच्छा, दुनिया का आपने नाम लिया तो दुनिया की पहले खबर दे देती हूँ मैं इनको। दुनिया के सबसे छोटे कद के गुलकार अब्दुल रोज़िक, जो कि दुबई में उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था ये आपको बताती हूँ। ताजिक नयाज सोशल मीडिया स्टार, और आपको याद होगा कि वो बिग बॉस 16 के मारूफ तरीन शुरा में शामिल भी रह चुके हैं। अब्दुल रोज़िक, जो कि दुबई एयरपोर्ट पर मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद उनको रिहा किया गया और उनकी मैनेजमेंट के मुताबिक वो अब बिल्कुल आज़ाद हैं और दुबई में उनको एक अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं, जहाँ पे वो उनको बुलाया गया है। और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में इब्तदाई तौर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि अब्दुल रोज़िक को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चोरी के एक मुबैना इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक कयास सराइयाँ भी गर्दिश करने लगी। तहम पुलिस की जानिब से इस मामले में अभी तक कोई तफसीली बयान भी जारी नहीं किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब्दुल रोज़िक इस वाक़े के कानूनी पहलुओं का भी जायज़ा ले रहे हैं और उस पर भी गौर कर रहे हैं ताकि उनकी साख को पहुँचने वाला जो नुकसान है उसका अजाला किया जा सके। और उनकी टीम ये कह रही है कि ये एक सादा सी गलत फहमी थी जिसे बाज़ हल्कों ने गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ऐसे भी तो हो सकता है क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट हो। बिल्कुल ऐसी है, और पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सो ये भी कहा जा सकता है कि उनको ये मालूम नहीं था कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और वो अपनी अब साख बचाने के लिए दुबई अथॉरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या वो क्या कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं, कानूनी पहलुओं को देखेंगे। दैट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि दुबई में शाही खानदान की हुक्मरानी है, पुलिस भी उनकी है, तो आप किस तरह से उनके खिलाफ जाएंगे, मुश्किल है। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ख़वातीन आगे बढ़ते हुए हाल ही में कुछ अमवात ऐसी हुई
जहाँ पे हमें बहुत अरसे बाद ये पता चला, मतलब जिस तरह अभी अगर हुमैरा असगर की बात की जाए तो तकरीबन हुमैरा असगर कुछ लोग कहते हैं 6 महीने और कुछ लोग कहते हैं 9 महीने बाद उनकी लाश मिली। अब मैं आपको बताता हूँ, क्रोशिया जिसको आपने देखा होगा, हाल ही में उन्होंने एक वर्ल्ड कप भी बड़ा ज़बरदस्त खेला था, उसके मरकज़ में एक औरत बगैर किसी निशान के गायब हो गई थी। उसका नाम हेडविगा गोलिक बताया जा रहा है और आखिरी बार उसे ज़िंदा 1966 में देखा गया था। किसी ने इसके बारे में दरियाफ्त नहीं किया, उसका कोई करीबी रिश्तेदार ना था जो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाता, और ना ही कोई ऐसा दोस्त था जो उसकी खामोशी पर चौंकता। 2008 में उसी इलाके के हुक्काम ने एक पुराना फ्लैट दोबारा जब अलॉट करने की कोशिश की जो बरसों से खाली था, तो इतना वक्त गुजर चुका था तो बहुत कम लोग जानते थे कि वो फ्लैट किसका था, कौन यहाँ पे रहता था। जब उन्होंने ज़बरदस्ती उसका दरवाज़ा खोला तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जो दिल दहला देने वाला था। एक अफसरदा कुन मनाजिर थे जिसमें वो जो खातून थी वो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई उनको मिली एक पुराने 1960 की दहाई के टेलीविज़न के सामने, उसके पास एक चाय का कप रखा हुआ था। वक्त ने उसके जिस्म को बिल्कुल मम्मी बना दिया और उसकी लाश कम से कम 42 साल तक वहीं रही, बिल्कुल तन्हा, दुनिया की यादाश्त से वो मिट चुकी थी। मतलब जब हुमैरा असगर का वाक़या हुआ तो उसके बाद ये इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई। और आपको पता है कि क्रोशिया भी, जहाँ की आप खबर बता रहे हैं ज़ैग्रेब की, वहाँ पर ये अपनी डाइवर्स इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके साथ साथ फिर ये अपनी जो इंटरटेनमेंट की, जो स्पोर्ट्स की होती हैं न्यूज़, उस हवाले से भी काफ़ी फेमस है। तो ये लड़की जिस तरह से आपने ये स्टोरी बताई है, काफ़ी हैरान और चौंका देने वाली स्टोरी है कि मतलब पता नहीं और इस तरह की कितनी स्टोरीज होंगी जो हमारे सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। खैर आगे बढ़ते हैं और सिंध से आपको खबर देते हैं। सिंध हाई कोर्ट में अजरक वाली नंबर प्लेट्स मुफ्त फराहम करने के लिए दरख्वास्त की समाअत 14 जुलाई यानी कि आज होगी और हाई कोर्ट में समाजी कारकुन सुल्तान हुसैन ने नंबर प्लेट्स की तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिंध हुकूमत के नंबर प्लेट्स की तब्दीली के फैसले से गरीब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सिंध गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई नंबर प्लेट ना लगाने वाले शहरियों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। और ये भी कहा गया दरख्वास्त में कि शहरियों ने पुरानी नंबर प्लेट्स रकम की अदायगी के बाद हासिल की थी और हुकूमत को नई डिज़ाइन की नंबर प्लेट मुफ्त फराहम करनी चाहिए और पुरानी जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी हुकूमत की जारी करदा ही हैं और नई नंबर प्लेट्स की गैर मौजूदगी पर जुर्माने और जब्तगी की वजूहात नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर हिरासा कर रही है जिससे नुकसान भी हो रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं और शहरियों को मुफ्त नई नंबर प्लेट जारी करने का हुक्म भी दिया जाए और शहरियों पर जितने भी जुर्माने हैं और गाड़ियों की जब्तगी है वो भी बंद की जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग और DIG ट्रैफिक को भी फरीक बनाया गया है और ये दरख्वास्त पुट की गई है। बिल्कुल ऐसी है। आपने अगर एक नई नंबर प्लेट जारी की है जिसको आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत जारी कर रहे हैं, तो उसमें इस शहरी की दरख्वास्त पे अगर अमल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा आवाम के लिए कि जिसमें आप मुफ्त अगर हर शहरी को ये नंबर प्लेट दे देंगे तो उनका काम भी आसान हो जाएगा और वो जुर्माने से भी बच जाएंगे। ख़वातीन वज़ात नंबर प्लेट की बात हुई है, कराची की बात हुई है, तो फिर मैं मोटरसाइकिल सवारों की भी बात करता हूँ और लाहौर की बात करता हूँ। मोटरसाइकिल सवार अब हो जाएं होशियार क्योंकि उनके लिए लाहौर में और पंजाब में एक सर्टिफिकेट ऐसा आया है जो कि रखना बहुत लाजमी होगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। अब सर्टिफिकेट के बगैर सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाना ममनू हो गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम सामने आया है जिसमें तमाम मोटरसाइकिल के जो सवार हैं उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया गया। एक हालिया कानूनी तरमीम के तहत मोटरसाइकिलों को मखसूस टेस्टिंग से गुजरना होगा जिसके बाद 1 साल की मुद्दत के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और इस इकदाम का मकसद फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना और ख़राब जो मोटरसाइकिल है उनकी देखभाल और गाड़ियों की वजह से जो सड़क के हादसात हैं उसको रोकना है। और सड़क के हादसात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और दूसरी जानिब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी गाड़ियों की जो है इमिग्रेशन टेस्ट मुफ्त कर रही है और इखराज का इम्तिहान पास करने वाली गाड़ियों को सब स्टिकर्स जारी किए जाएंगे जो उनकी विंडो स्क्रीन पर चस्पा होंगे जो 1 साल की मुद्दत तक रहते हैं। और ये कानून सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। और इस तरह हमने देखा है कि मगरबी ममालिक में, अगर आप अभी थोड़ी देर पहले दुबई का जिक्र कर रही थी, वहाँ पे भी हर साल बाद आपको गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको जो गाड़ी का कार्ड है जो उसकी मलकियत है वो आपको इशू नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सब जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं ना, ये आप लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे वो फैंसी नंबर प्लेट्स के हवाले से हो, चाहे वो मोटरसाइकिल के सर्टिफिकेट के हवाले से हो,
तो गवर्नमेंट तो यही किया जा सकता है उनकी जानिब से, वो कोई ना कोई एक्शन ले सकती है, लेकिन आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन तो आपके अपने हक में है किस तरह से आप करें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कराची की, और कराची में जो तारीखी हैसियत रखने वाले फेयर हॉल है, वहां पर जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड चोरी कर ली गई, जिसका मुकदमा इस वक्त थाना आर्टिलरी में दर्ज कर दिया गया है। और पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमा पाक की मुद्दत में दर्ज किया गया, और मुद्दई ये भी बताया जा रहा है उनकी जानिब से कि यौम आशूर की जब तातीलात हुई थी तो तब दफ्तर हमारा बंद था, और फिर तातीलात के बाद दफ्तर को खोला तो डीजी ऑफिस के अकब वाली जो खिड़की थी वो भी टूटी हुई थी। और मुद्दई ने यह भी बयान दिया कि ऑफिस से 5 अदद जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स गायब हुई हैं। और मुद्दई ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि केबल, कॉपर, फिर इसके बाद डीवीडी प्लेयर, फिर 1 अदद स्पीकर और दीगर अशिया भी गायब थी, और कोई नामालूम शख्स तमाम अशिया चोरी करके लेकर चला गया है। और मुद्दई मुकदमा का यह भी कहना है कि अपने तौर पर गुमशुदा अशिया तलाश करते रहे मगर कोई मालूमात नहीं मिली, फिर हमने इस तरह से ये रिपोर्ट कराया। और मुद्दई ने यह भी कहा कि जो चोर डीजी ऑफिस के अकब वाली खिड़की को तोड़कर वो अंदर दाखिल हुआ, फिर वो सामान लेकर भाग गया। बिल्कुल ऐसे। और ये अगर फ्री हाल की बताई जाए तो ये एक पार्क है कराची में बड़ी मशहूर, और वहाँ पे लोग सैर तफरी करने के लिए जाते हैं, और उसके साथ ही मुतसिल है एक लाइब्रेरी। सो ये उस लाइब्रेरी से चोरी हो, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप अब अपनी लाइब्रेरी की हम हिफाजत भी नहीं कर पा रहे, और दूसरा आप देखिए कि कहाँ से हम चोरियां कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी शील्ड्स चोरी कर रहे हैं जो कि कई सौ साल बेच ही दी होंगी या फिर क्या बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बेची भी कितने की होंगी? 3-4 हज़ार रुपए की। एग्जैक्टली। खबरदीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की लॉन्चिंग की तस्दीक हो गई है, और इस सिलसिले में ज़ाया ने बताया कि पाकिस्तान पहली सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है, और एलान मस्क की कंपनी इस साल के आखिर तक मुल्क में काम शुरू करेगी। स्टारलिंक ने पाकिस्तान के कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करने पर आमादगी जाहिर की, और पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा करा चुकी है। ज़राए के मुताबिक, ज़राए ने जो मजीद इंफॉर्मेशन दिया उसके मुताबिक पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड फ़िलहाल आलमी सतह के एक सैटेलाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे रहा है, जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराम करने वालों को लाइसेंस देने की बुनियाद के तौर पर काम करेगा। फ्रेमवर्क मुकम्मल होने के बाद स्टारलिंक बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की तरफ से ऑपरेशनल लाइसेंस जारी किया जाएगा। और कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि एलॉन मस्क इस साल के आखिर में पाकिस्तान में होने वाली लॉन्चिंग तकरीब में ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे। आपको पता है ना कि इस हवाले से स्टारलिंक के हवाले से कितनी डिबेट हुई थी कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर उन्होंने कह दिया कि होगी। तो खैर अब देखते हैं कि क्या कुछ मजीद नेक्स्ट होगा। और ये सोशल स्टोरीज थी जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ब्रेक की हाँ, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कुछ बातों पे भी हमने जिक्र करना है कि मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे, जहाँ की सियासत में हलचल तेज़ है। एक जानिब सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमियत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान इंतखाबी इत्तेहाद पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने PTI की 90 रोज़ा आर या पार तहरीक का ऐलान कर दिया। इसी दौरान PTI पार्लियामेंटेरियंस के अहम रहनुमा अहमद हुसैन शाह ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया, जिससे सियासी मंजरनामा मजीद दिलचस्प हो चुका है। एग्जैक्टली। और इसी दिलचस्पी पर हम बात कर लेते हैं। खून ज़्यादा चिटान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। पहले तो सियासी तब्दीली के लिए हम देख रहे हैं कि मुशावरत हो रही है, फिर जवाब दर जवाब भी आ रहा है मौलाना का भी और अली अमीन गंडापुर साहब का भी, और फिर जिस तरह से हमने देखा कि खुला चैलेंज दिया गया उसको मौलाना के भाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या कुछ हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, पुख्तनख्वा सूबा जो है ये बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है, और हर रोज लाखों के तादाद में लोग निकलते हैं और अमन पासून के नाम पे एहतजाज करते हैं, और हर रोज पुख्तनख्वा के लोग जनाजे उठा रहे हैं। पुख्तनख्वा में और खुसूसन तौर पे जो कबायली इलाके हैं, इसमें हर घर में बीवा बैठा हुआ है, हर घर में यतीम बच्चा बैठा हुआ है।
पुख्तनख्वा की जितनी भी सियासी क़ियादत है, चाहे इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, चाहे इसका ताल्लुक हुकूमत से है, इसकी तरफ इसका कोई तवज्जो नहीं है। मैं नहीं समझ के अदम एतमाद के जरिए पीटीआई की हुकूमत को अपोजिशन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम अपोजिशन वाले सारे मिल बैठ के फिर भी 20 बंदों की जरूरत है। लेकिन अगर पीटीआई की हुकूमत को कोई खतरा है तो वो बाहर से नहीं है, वो अपोजिशन से नहीं है, वो अंदर से है। पीटीआई में टूट का शिकार है, पीटीआई में बेतहाशा इख्तिलाफात है, एक दूसरे पे करप्शन की मात लगा रहे हैं। तो पीटीआई का हुकूमत अगर खत्म होगा पुख्तनख्वा में, तो वो ना अपोजिशन की तरफ से होगा, न किसी और के, न एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा। वो अपने इख्तिलाफात की वजह से और अपने करप्शन की वजह से इन लोगों का जो हुकूमत है वो इसका खात्मा होगा, और इनके नालायकी और नाअहली की वजह से। और हम पुख्तनख्वा के लोग भी 13 साल में इनसे बेजार हो चुके हैं। हम दुआएं दे रहे हैं कि कब वो दिन आएगा कि ये हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि 13 साल में इस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने पुख्तनख्वा के अवाम को एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्टेडियम नहीं बनाया। 2 मंसूबों को छोड़ के, एक सियाहत फ्रॉड कार्ड और एक बीआरटी भी करप्शन का, नालायकी का, नाअहली का एक रिकॉर्ड तोड़ मंसूबा है। और सियाहत कार्ड भी करप्शन का, नालायकी का और नाअहली का एक मंसूबा है। जो पैसे पुख्तनख्वा के सेहत पे लगने थे, वो पैसे उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी। फिर इसमें ये लिहाज नहीं रखा कि ये गरीब सूबा है, मकरूज सूबा है। पहले मकरूज नहीं था। पहले इस सूबे पे जब हमारा और एनपी का हुकूमत खत्म हो रहा था तो 35 अरब का कर्जा था। ये 13 साल में वो कर्जा 1900 अरब तक पहुंच गया है। तो इसमें ये लिहाज नहीं रखा कि कौन मुस्तहिक है जिसको हम सियाहत कार्ड दे दे। चाहे कोई गांव का मल्क है, चौधरी है, उडेरा है, खान है, इसके कार्ड में भी 10 लाख है सियाहत कार्ड के। और अगर कोई मजदूर है, इसके कार्ड में भी 10 लाख है। फिर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, ज्यादातर हमारे लोग देहाती लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, 5000 का इसका इलाज हो जाता है और 5 लाख इसके कार्ड से कट जाते हैं। तो इस 2 मंसूबों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। दहशतगर्दी पे इन लोगों का कोई तवज्जो नहीं है। कल वाना में एहतजाज हो रहा था, बाजोड़ में एहतजाज हो रहा था, खैबर में एहतजाज हो रहा था, लेकिन हमारा वज़ीर आला साहब जो था वो लाहौर गया था तब्दीली लाने और इनकलाब लाने। तो हम तो दुआएं कर रहे हैं कि इस हुकूमत से हमें निजात मिले, लेकिन इस हुकूमत से हमें निजात मिलेगा तो वो बाहर से नहीं अच्छा अकबर साहब, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ केपीके कोई काम नहीं कर रही है, फिर वज़ीर आला साहब जिनको केपीके में तवज्जो देनी चाहिए, उनकी जानिब से एक 90 रोज़ की तहरीक स्टार्ट करने का कहा गया, या आर या पार। सो ये क्या वजह है कि उनको फोकस केपीके में करना चाहिए लेकिन वो फोकस तहरीक की तरफ करते हैं? वजह ये है कि वो उसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है, उसको मैंडेट दिलाया गया है। और वो समझते हैं कि जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिलाया है, अगर इन लोगों को मैं खुश रखूं तो मैं अगले भी मुझे मैंडेट मिल जाएगा। इनके ना एमपीए काम करते हैं, ना एमएनए काम करते हैं, क्योंकि ये जाली असेंबली है, ये अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुई है। जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो जाते हैं फिर वो लोग अवाम को जवाबदेह भी होते हैं। लेकिन जो छतरियों से आ जाते हैं, कोई और इसको मुंतखब कर देते हैं, फिर इन लोगों के मफाद के ख्याल रखते हैं, फिर अवाम के मफादात के ख्याल नहीं रखते हैं। तो यही वजह है। आपने देख लिया शुंदूर में एक मेला हो रहा था, वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर ने वहां पे 12 राउंड लगाए थे, लेकिन सवात में वो पूरा खानदान डूब रहा था तो एक बार भी इनका जहाज नहीं आया। तो ये हालात है। हमारे लोग शहीद हो जाते हैं, इनके जनाजों में नहीं जाते हैं, इनकी घरों में ताजियत के लिए नहीं जाते हैं। आम सिविलियन को तो छोड़ दे, जो हमारी पुलिस और फोर्सेस के नौजवान शहीद हो जाते हैं, इनकी जनाजों में भी ये लोग शिरकत नहीं करते हैं। तो ये लोग ऊपर से आई हुई हैं
अवाम ने उसको मैंडेट नहीं दिया है तो उनको भी अवाम का कोई फिक्र नहीं है, इनको भी अवाम का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा सर ये भी बताइएगा, इससे पहले हम देख रहे थे पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उसने हमेशा से समझदारी से ही काम लिया और हर पार्टी को कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी की जरूरत रही है। तो अभी भी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि नंबर्स पूरे नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये दावा कर रही है कि नंबर पूरे हो जाएंगे, तो सर नंबर गेम हो जाएगी आपकी पूरी फिर? मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन से तो नहीं होगी, अगर होगी तो पीटीआई के अंदर से होगी। पीटीआई में चूंकि अच्छा। लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आजाद समझते हैं, कह रहे हैं कि हम आजाद हैं, तो अगर वो लोग मिल जाए तो फिर तो हो सकता है। अगर पीटीआई वाले जो है वो शामिल हो जाए अपोजिशन के साथ, वो लोग अपना एक ग्रुप बनाए तो फिर तो हो सकता है। वरना ऐसे हालात में तो जितना आददी अक्सरियत है पीटीआई का, आप भी अगर तमाम अपोजिशन मिल जाए जिनको ये मखसूस नशिस्तें भी मिले, फिर भी 20 लोग जो है वो कम पड़ जाते हैं आदमी एतमाद के लिए। अखवंजादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि गाय के गोबर को महज फुजला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक नौजवान ने इसी को अपनी तख्लीकी सोच से कीमती असासा बनाया। उसने गोबर को रिसाइकल करके माहौल दोस्त कागज़ तैयार करना शुरू कर दिया, जो ना सिर्फ दरख्तों की कटाई को कम करता है बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करता है। ये अनोखा कदम पायदार तरक्की और ग्रीन इनिशिएटिव की एक मुतासिर मिसाल है। इस नौजवान का नाम मोहम्मद उस्मान है और उनके साथ मौजूद हैं फैज़ान, जिन्होंने ये इनिशिएटिव किया। थैंक यू सो मच आप दोनों ने वक्त दिया। सबसे पहले उस्मान, मैं तो बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ इसको सुनने में कि किस तरह से क्या प्रोसेस था, किस तरह से आपने इसको यूटिलाइज़ किया, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले जो है हमने एनिमल डंग जो हमारे दही इलाके पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वहाँ को एज अ ओपन एरिया में पड़ा हुआ होता है, मीथेन प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हम लोगों ने उसे कंट्रोल करने के लिए और लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम लिया। और सबसे पहले हमने जो है एनिमल डंग को लिया और फिर उसमें से एनिमल डंग के अंदर जो भी एनिमल है वो 50% या 30% अपना जो फूड है वो डाइजेस्ट करता है, बाकी जो है वो एज अ रिलीज़ कर देता है फाइबर्स के तौर पे। ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस था, क्योंकि फाइबर जो है वो सेलुलोज से बने हुए होते हैं, तो पेपर भी जो है वो एक सेलुलोज का एक साम है। तो हमने जो है पहले उससे एनिमल डंग लिया, उससे फाइबर को कलेक्ट किया, फिर उसकी बॉइलिंग की और फिर उसको एज अ शीट के तौर पे हम लोगों ने छोटी छोटी शीट्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की और इससे जो पेपर हमारी जो दरख्तों की कटाई है उसे रोकने की कोशिश की। ठीक हो गया। और इस तमाम प्रोसेस में फैज़ान आप भी उस्मान के साथ थे? जी, हम लोग शुरुआत से हम लोग साथ थे और बीच साथ हमारे दो और दोस्त भी थे, लेकिन वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, कोई कई मसरूफियात है, किसी की कुछ मसरूफियात हैं। लेकिन यह है कि 2 साल हम लोगों ने मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अल्लाह का शुक्र कामयाबी मिली हमें। सही। एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्या आपको लगा इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट यही था कि क्या नाम है, हमने जो 3 से 4 दफ़ा हमने ट्राई किया था इसे कि हम जो हमारा जो अच्छा जो पेपर है हम लोगों को वो प्रोडक्शन आ सके। वो जो हम लोगों ने 3-4 दफ़ा किया, पर जब हार जाते थे तो मायूसी होती थी। अच्छा, 3 से 4 बार किया है आपने? हमने 3 से 4 दफ़ा इस प्रोसेस को रिपीट किया है, पर जब हारते थे मायूसी होती थी, फिर हम कोशिश करते थे तो एंड में हमारे पास रिजल्ट अच्छा आया। ठीक हो गया। और ये जो पेपर आपने तैयार किया, मेरा दोनों से ये सवाल होगा, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी है और कितना ज़्यादा आप इस प्रोडक्ट को कमर्शियली देख रहे हैं कि आगे इसको बूस्ट कर सकते हैं आप? ये कमर्शियली अभी यूएस से, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है। तकरीबन इको पेपर की $1 बिलियन की वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हैं। जो हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान $0.5 बिलियन की जो है इंपोर्ट करता है पेपर, तो हम जो हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम उन्हीं को यूज़ करके तो पाकिस्तान जो $0.5 बिलियन के इंपोर्ट्स कर है उसे कंट्रोल किया जाए। सही, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। फैज़ान, मुझे ये बताएं कि इसको स्टेशनरी इंडस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया? नहीं, फ़िलहाल पाकिस्तान में तो इस तरीके का कोई अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया गया, लेकिन ये है कि जिस तरह इधर बाकी कंट्रीज़ हो गई, थाईलैंड हो गया, इधर इस काम को एक बड़े स्केल पे किया जा रहा है और काफ़ी इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक। और आपका काम कितने स्केल में है अभी?
अभी हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट और एज अ आइडिया इसको भी रखा है। हम इससे आगे एंटरप्रेन्योरशिप और हाई स्केल लेवल पे हम लेके जाना चाह रहे हैं। सही। और आप सोच रहे हैं कि इसको आगे आप मजीद इसको बूस्ट भी करेंगे? इसे बूस्ट किया जाए। हम लोगों का जो बेसिकली पर्पस था कि हमारे जो अब लाइव स्टॉक भी कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसके बाद जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिक्रीज़ होती जा रही हैं। तो जब एनिमल डंग भी बिकना शुरू होगा तो इससे हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। सही। और एक शीट पे कितना डंग यूज़ हो सकता है? मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि अगर हम 1 kg डंग लेते हैं तो उसमें से हमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 ग्राम फाइबर्स मिलेगा। तो उसमें से एक शीट बन सकती है पेपर की, जो हमें काफ़ी काम आएगी। जो एक नॉर्मल पेपर होता है उस साइज़ की एक शीट मिल जाएगी हमें। ठीक हो गया। और फैज़ान, जो मैंने सवाल किया था कि कमर्शियल आस्पेक्ट को भी देखना है, और जी, आपने जी। अगर ये किया है तो दैट इज़ वेरी गुड। मिनिस्ट्री की जानिब से आपको अप्रिशिएट भी किया गया। अब इसकी अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए कि इसको एक लार्जर स्केल में आप शहरों को या फिर स्कूलों को आप ये मुहैया कर सकते कमर्शियली? देखिए, अगर हम कमर्शियली इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें तो मेन चीज़ ये होगी कि हमें सबसे पहले तो रिसोर्सेज चाहिए होंगी। मसलन हमें ऐसी रिसोर्सेज चाहिए होंगी जो फाइबर को मतलब एक आप कह सकते हैं बिल्कुल पार्टिकल फॉर्म में लेके आए। अब देखिए, हमारे पास उस तरह रिसोर्सेज नहीं थी, हम लोग पार्टिकल को इतना फाइन नहीं कर पाए वो फाइबर को। तो हमें सबसे पहले ऐसी रिसोर्सेज चाहिए होंगी जो फाइबर को बिल्कुल ही पार्टिकल शेप में ले आए, फाइबर को बिल्कुल जीरो साइज़ कर दें। और उससे ये होगा कि पेपर की क्वालिटी भी बढ़ेगी और पेपर की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। तो कह सकते हैं कि हमें बस कुछ मशीनरी चाहिए होगी, इससे काफ़ी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। और उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट मशीनरी की कॉस्ट देखी जाए तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 to 25 लाख पड़ेगी। सही। तो गवर्नमेंट की जानिब से आपको सपोर्ट मिली है? जी, अभी हमारी जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैम वजिया कमर एजुकेशन की जो हैं, उनने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया। उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि क्या नाम है कि हम इसे आगे लेके चलेंगे। उसके बाद हमारी आईपीसी के सेक्रेटरी मिस्टर मोयुद्दीन वानी अहमद, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। उनने भी इसे एज अ बिजनेस प्रपोजल जो है हमसे ये आइडिया मांगा है कि हम इसे आगे वो लेके चलने की कोशिश करेंगे। और मिलकर काम करेंगे जी। आप? सही। ठीक हो गया। और उनको जो बिज़नेस प्रपोजल दिया फैज़ान आप लोगों ने, उसमें क्या क्या शामिल है? जिस तरह आपने अभी मुझे 25 लाख रुपया कॉस्ट बताई आपकी मशीनरी की, इसके अलावा आपको गोबर भी चाहिए होगा, एक अच्छी खासी तादाद में चाहिए होगा, कोई इलाका भी चाहिए होगा। सो क्या क्या आपके प्रपोजल में शामिल है? सर, मेन चीज़ ये है, देखिए पाकिस्तान एक डोमेस्टिक कंट्री है, पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक का बहुत ज़्यादा लेना देना है। अब मेनली ये जो पेपर बनाया जाता है ये एलिफेंट डंग से बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एलिफेंट इतने नहीं पाए जाते तो हमें काउ डंग को लेके चलना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये देखी जाएगी कि देहाती इलाका जिस तरह हमारे हो गए सरगोदा और ये वो इसके इर्द गिर्द के इलाका, यहाँ से हम लोग गोबर कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे कंट्रीब्यूशन के साथ साथ मशीनरी के इस्तेमाल के साथ साथ उसका पेपर बनाया जाएगा। और एक एस्टिमेटेड हम कह सकते हैं कि 18 मिलियन पाकिस्तानी 18 मिलियन रुपीज़ की हम एक एस्टिमेट वर्थ लगा सकते हैं इसकी एनुअली। एनुअली जो ये रेवेन्यू है तकरीबन हमारा 18 मिलियन को टच कर सकता है। और इसके लिए तो जाहिर है फिर आपको एक टीम भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जी, हम लोगों ने तकरीबन इसका जो बनाया है वो $56 जो है हमारे तकरीबन लैंड कॉस्ट और मशीनरी इसके एज अ एक यूनिट के लिए तकरीबन हमारा, अगर हम इस्लामाबाद में लगाना चाहें तो ये लगेगा। इससे हमारा ये होगा कि तकरीबन 100 पीपल्स जो है वो हमारे साथ इसमें एंगेज होंगे एज अ पब्लिसिटी इन्वेस्ट एज अ पैकिंग हो गया, इसमें अदर वर्कर्स जो होंगे तकरीबन एक और यूनिट ये पाकिस्तानी रुपयों में कितना बनता है? 18 लाख 18 लाख 18 लाख बनते हैं, 18 करोड़ बनते हैं? 18 करोड़। आपने 18 मिलियन बोला है तो 18 मिलियन 18 करोड़ बनता है। करोड़ होगा। हाँ, सॉरी 18 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 80 80 लाख लाख 1 करोड़ 80 लाख। ठीक हो गया। और 1 करोड़ 80 लाख में पेपर कितना प्रोड्यूस होगा? सर, पेपर एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा। इतना होगा कि हम क्या नाम है कमर्शियली इसे ऑपरेट कर सकें। मतलब हमारे स्कूलों की जो नोटबुक्स हो गई, रजिस्टर्स हो गया, ये हम अच्छे खासे एक बिग अमाउंट में एक बिग क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 8 करोड़ 80 लाख जो है ये जो हमारा सालाना रेवेन्यू होगा ये वो होगा सही। जो हम उससे कमाएंगे। और ये माहौल के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? ये माहौल के ये इससे ये होगा कि जो पाकिस्तान और बाहर से जो पेपर इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो अपना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। हमारी डिफॉरेस्टेशन कम होगी। और उसके बाद इसमें जो है हमारा पाकिस्तान अब तकरीबन सालाना $5 मिलियन का जो है वो उसके जीडीपी में फ़र्क तकरीबन। सही। थैंक यू सो मच उस्मान एंड फैज़ान, आप दोनों का। और जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। आपको जिस तरह से लेटर मिला वो भी हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से ग्रो करते जाएं और गवर्नमेंट भी आपका साथ दे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहाँ मुस्तकबिल के मेमारों को मसावी मौक़े देने का ख्वाब अभी तक हकीकत नहीं बन सका। यकसा नसाबे अगर यकसा निसाब की बहस की जाए, सरकारी और निजी इदारों में मयार का फ़र्क, असातिज़ा की तरबियत की कमी और तालीमी बजट की महदूदियत जैसे मसाइल ने निज़ाम को कमज़ोर कर रखा है और लाखों बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं, जबकि मौजूदा निज़ाम जदीद तकाज़ों से हम आंग नहीं है। ये वक्त है कि सिर्फ दावों से नहीं बल्कि अमली इस्लाहात से तालीमी निज़ाम को नई सिमत दी जाए। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज इन स्टूडियो खुर्रम फयाज साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन भी बात कर रहे थे कि आर यू सेटिस्फाइड विद करंट एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, क्या वो मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके चल रहे हो। सबसे पहले तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम कैरी किए जा रहे हैं। एक तो सरकारी इदारे हैं, फिर प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, फिर मदारिस हैं और इनमें फर्दर भी डिवीजन भी है। सरकारी में भी अगर हम फर्दर डिवीजन देखें तो जो शहरों में सरकारी स्कूल हैं वो डिफरेंट तरह के हैं और गाँव वगैरह में डिफरेंट हैं। सेम विद प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में भी एक अपर क्लास स्कूल हैं, फिर हम एक मिडिल क्लास को कैटर कर रहे होते हैं और एक ऐसे हैं जो आजकल गली मोहल्लों में स्कूल खुल रहे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर सिस्टम जो सब स्कूल्स को ऑन बोर्ड लेके सेम एजुकेशन सिस्टम को कैरी करें। सेम विद मदारिस, कुछ ऐसे मदारिस हैं जो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों दे रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, सबको सेम सिस्टम कैरी करना चाहिए। जो है ना पब्लिक प्राइवेट में भीड़ है ना, वो भी हम इसी वजह से कौम नहीं बन सके कि एक बच्चा है जो ए लेवल ओ लेवल पढ़ता है, एक है जो मैट्रिक के इम्तिहान देता है, एक है जो मदरसे में पढ़ता है, तो वो तो फिर कभी भी उनकी जो तबकाती फ़र्क है वो मिट नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा, देखिए हम सब हमेशा सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस सारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टीचर्स। हम उसको समटाइम इतनी डिस्कशन उस पर डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। देखिए करिकुलम जो भी हो, वो अगर प्राइवेट सिस्टम का हो, गवर्नमेंट सिस्टम का हो या मदारिस का हो, वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। समटाइम हमने नोटिस किया होगा कि इफ़ एक फ्रेंचाइज सिस्टम है या एक चेन है स्कूल की, उसकी एक ब्रांच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, सेम स्कूल की दूसरी ब्रांच अप टू मार्क नहीं होती। रीज़न क्या है कि वहाँ के टीचर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सोसाइटी का वो टीचर है, उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबसे पहले तो उनके पे स्केल, उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा, उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि अभी भी इस दौर में भी हम अक्सर ये सुनते हैं कि अगर कोई टीचर हो तो फैमिली में ये पूछा जाता है कि अभी तक क्या शायद आपको जॉब नहीं मिली तो आप टीचिंग में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें टीचर्स को पहले उस लेवल पे लेके जाएं, ट्रेनिंग की जाए, और वो क्योंकि करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो अगर उनको हम अप टू मार्क लेके आएंगे दुनिया की किसी भी कंट्री को हम कम्पीट कर सकते हैं। मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ यूके के कुछ स्कूल्स को मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि हमारे टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। वी आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट क्योंकि हम एक्टिव लोग हैं। वहाँ कुछ स्कूल में जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि सेम टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट को टीच कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात कर रहे होते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। स्पेशली इसमें प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स का बड़ा रोल है जिसमें वो टीचर्स को बड़ा इफेक्टिवली एंगेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सस्टेन कर रहे हैं और दुनिया में हमारा पाकिस्तान का नाम बन रहा है। बट इसमें बहुत सी बेहतरी लानी पड़ेगी। इसको अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाएँ तो सबसे बेहतर होगा। सिंगल नेशनल करिकुलम ने अच्छा काम किया, उन्होंने एक अच्छी एफर्ट थी कि सबको एक पेज पे लेके आया जाए, लेकिन अगेन बात वही है कि करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, प्लानिंग नहीं है, क्रॉस चेक नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जाएंगे तो तभी एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। तो ये टीचर्स की तो आपने बात की है, बट फिर उसके बाद साथ साथ हम स्टूडेंट्स का कितना रोल इसमें देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि अब एक क्रिएटिव थिंकिंग ख़त्म हो गई है बच्चों में? देखें अगेन करिकुलम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करिकुलम उस लेवल का है क्या वो क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाता नहीं जाता। अभी भी अगर मैट्रिक की बात करें या एफएससी की बात करें तो स्टिल वही मेमोराइजेशन जो हमने शायद अपने दौर में की थी, अभी स्टिल वही चीज़ें अभी कंटिन्यू हो रही हैं। और उसके अलावा आजकल जो एडवांसमेंट है एआई की, कंप्यूटर की, आईटी की, वो इंटीग्रेट नहीं की गई। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी को हर सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करें आईटी के साथ, जैसे अब फिजिक्स विद अलॉन्ग विद एआई है, इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बेसिक लेवल पे नहीं की जा रही। तो सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करना करेगा इनिशियल फेज पे, प्राइमरी से स्टार्ट करना पड़ेगा।
देखिए हमारे यहाँ आजकल एक सबसे हमारे एरा में एक सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी हम लोग जो फेस कर रहे हैं और हमारी पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये मोबाइल का और गैजेट का यूज़ है। एब्सोल्युटली। जब हम क्योंकि आम एजुकेशनिस्ट हम एक सिस्टम रन कर रहे हैं, अक्सर हम पेरेंट्स से जब बात कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स हमें कहते हैं कि नहीं हमारे दौर में ऐसा नहीं था, हम बड़े हार्ड वर्कर भी थे, हम मेहनत भी कर रहे थे, पेरेंट्स को इतना टफ टाइम भी नहीं देते थे। तो अक्सर मैं उनको कहता हूँ कि हमारे दौर में और इस दौर में बहुत फ़र्क है। उस टाइम हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, लिमिटेड नॉलेज था, क्योंकि जो कुछ हमें टीचर पढ़ाते थे वो हमें समझ आ रहा होता था और हम उसको अज्यूम करते थे कि वो सब कुछ ठीक पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत एक्टिव है, क्योंकि उसके पास वो सारा नॉलेज है। वो मोबाइल की वजह से, वो गैजेट्स की वजह से अब पूरी दुनिया सिमट के उसके रूम में घर में आ चुकी है। तो जब वो मोबाइल यूज़ करता है वो अवेयर्ड होता है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। तो आजकल के स्टूडेंट को कैटर करना बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे कैटर कर सकते हैं उनको एंगेज करके? एंगेज कैसे होगा, कैसे करेंगे? क्या हमारा करिकुलम उस लेवल पे है जो इंटरनेशनल डिमांड को कम्पीट कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं? दैट इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आपने गैजेट्स की बात की, सो एआई के ऊपर भी हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैट्रिक से ऊपर जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं एआई ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया और वो काफ़ी लेजी हो चुके हैं। वो जी कोई भी काम उनको होता है तो वो एआई से सोचने के बजाय मोबाइल से पूछ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा? बिल्कुल होती है, स्पेशली जब आप हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें असाइनमेंट्स वगैरह दी जा रही होती हैं तो मोस्टली चैट जीपीटी से लिया जा रहा होता है। लेकिन उसमें देखें अब वो जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी हमें एक्टिविटी बेस की तरफ जाना पड़ेगा। स्टूडेंट को थ्रू एक्टिविटी उनके नॉलेज को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं क्या वो अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो एंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो उसमें हमें कंप्यूटर को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, लैब्स को बेहतर करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ जो बड़ा मिस करता हूँ पाकिस्तानी सिस्टम में कि इंडस्ट्री का रोल बड़ा कम है। देखें चाइना देख लीजिए, जापान देख लें, वहाँ स्कूल के साथ उनकी इंटीग्रेशन और उनके साथ बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही होती है। वो ग्रास रूट लेवल पे बड़ा काम करती है इंडस्ट्री देखती है कि आफ्टर 10 ईयर हमें किस फील्ड में हमें एक पूरी जनरेशन चाहिए। तो वो स्कूल के साथ मिलके वो करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हाँ जी, इसके साथ ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा ऐड करके कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन का वो तो बिल्कुल ही मतलब उस पर तो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियस नहीं होते। देखिए ऑनलाइन जब कोविड आया तो कोविड ने हमें भी बड़ा ट्रेन किया, टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट को। हम इस गैजेट से बड़े दूर थे, ऑनलाइन टीचिंग से बहुत दूर थे। तो कोविड से हम ऑनलाइन टीचिंग पे आए। एट दैट टाइम इट वाज रिक्वायरमेंट। अब अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर हम दोनों एंगल से देखें वो पॉजिटिव भी है और उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि स्टूडेंट जब ऑनलाइन हो तो उसकी एंगेजमेंट नहीं होती। जब आप फेस टू फेस टीचिंग कर रहे होते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड करते हो। अच्छा एजुकेटर वो होता है जो बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अपने बच्चों को मैनेज कर रहा हो। वो देखता है कि उसको समझ आ रही है नहीं आ रही। लेकिन ऑनलाइन में ये ड्रॉबैक है कि आप उनके माइंड को रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक वो डिस्टेंस लर्निंग हो रही होती है। बट ऑन द अदर हैंड लाइक अगर हम देखें एक एक्सपर्ट नहीं है और हमें कोई एक ऐसा नॉलेज चाहिए जो दैट्स ही इज़ फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस, तो हम उनसे ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। तो अगेन गैजेट को प्रोडक्टिव यूज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल खुरम साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको इन्हीं टॉपिक्स पे हम तंग करते रहेंगे। आपसे गुफ्तगू का बहुत ही मतलब सैर हासिल गुफ्तगू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे हम लेंगे एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ दाऊद जी मौजूद होंगे। कुछ बात करते हैं सितारों की। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात हो जाए जी सितारों की, आपके कारोबार के हवाले से, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, या फिर जितने भी आपके मसाइल हैं उस हवाले से। तो दाऊद जी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नंबर आप अनाउंस बिल्कुल ऐसे। इससे पहले कि हम दाऊद जी से सितारों का हाल पूछें, आप दाऊद जी से रब्ता भी कर सकते हैं और हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो लाइव अगर रब्ते की बात की जाए तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 051-890-1008 और दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। पहले हम उनसे 12 सितारों का हाल पूछते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को एंटरटेन करते हैं। जी दाऊद जी। गजल हुसनैन, आपका शुक्रिया और हमारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया जो हमें पसंद करते हैं और इस चैनल को जो है बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वाले इस वीक में कुछ थोड़ा सा मायूस हैं, लेकिन कामों में लगे हुए हैं। बिलाखिर इनको इस वीक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी।
एरीज वालों के इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त है आपका जॉब, बिजनेस और कैरियर। और जनाब यहाँ पे मैरिज और रिलेशन में बैलेंस कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा एरीज वालों के लिए इस वीक में। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज सौर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल था 21 मई होती है। तो बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी, हासदीन से बचना है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड, बड़ा कुछ कर सकते हैं और कामयाबियों के साथ साथ आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं। जॉब और बिजनेस बहुत जबरदस्त है। और जनाब मोहब्बत की बात करूं तो डिसार्ट नजर आते हैं। और जनाब यहाँ पे आप लोगों के एजुकेशन में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है। यहाँ पे हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ट्रैवल आप लोग इस वीक में 50-50 चांस है। और पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 2 मरतबा रोजाना बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जोधा, 22 मई था 21 जून, अंसर वादी हवा। बुर्ज जोधा वालों की इस स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज जोधा, कोई दोस्त है वह मदद करेगा। किसी मामले से मुतल्लिका डबल माइंडेड हैं, लेकिन ये मामला ठीक भी हो जाएगा। इज्जत शोहरत में इजाफा है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो सुकून है, चीज़ें थोड़ी सी सेटल होने वाली हैं। मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो परेशानी का मसला हो सकता है। एजुकेशन डिस्टर्ब है। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ भी डिस्टर्ब है। ट्रैवल कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोजाना पढ़ सकते हैं। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसर वाले इस वीक में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मामलात में खराबी है, प्रेशराइज्ड हैं और सोच विचार ज्यादा रहेगी। डेथ कार्ड है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी। पढ़ने के लिए जो आपको बताया जाए वो आप जरूर पढ़िएगा। जॉब और बिजनेस में भी प्रॉब्लम है। मोहब्बत की बात करूं तो जबरदस्त है। एजुकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छी एजुकेशन। हेल्थ जबरदस्त, ट्रैवल कर सकते हैं। और जो पढ़ाई है आप लोगों के लिए वो है सूरह फलक। सूरह फलक 21 मरतबा रोजाना पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट है जनाब लियो बुर्ज असद वाले, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई था 23 अगस्त, सियारा शम्स। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, लियो वालों के लिए इस वीक में बहुत ज़बरदस्त हेल्प आएगी, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, राब्ते और अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में बैलेंस करेंगे। मोहब्बत की बात करूं तो थोड़ी सी रुकावटें हैं। एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल ना करें अभी। और पढ़ने के लिए ये लोग इस वीक में सूरह इखलास 41 टाइम पढ़ सकते हैं, जिससे इनकी एनर्जी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त रहेगी। नेक्स्ट है जनाब लियो। लियो के बाद है विर्गो। विर्गो की डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त का 23 सितंबर, नाम का आगाज पे और गैन से। विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले इस वीक में थोड़ा सा जज्बाती नजर आते हैं। काम जो है वो बेहतर होंगे, लेकिन इनको सोच समझ के फैसलों के। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो अच्छी एनर्जी है। मैरिज और रिलेशन बहुत जबरदस्त है। एजुकेशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। हेल्थ भी स्ट्रांग है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये आप 41 टाइम रोजाना पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा। 24 सितंबर था 23 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो अपनी बातें आपने जी ठीक। दाऊद जी इस वक्त हमें बता रहे थे सितारों का हाल, और दाऊद जी से हमारा रब्ता आई थिंक मुनक़ते हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया। जो ही हमारा रब्ता वापस होता है तो हम आपको बताते हैं सितारों का हाल क्या होगा। और कॉल्स भी बहुत आ रही है ना। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कॉल्स का जवाब जिस शख्स ने देना है उसकी कॉल जो है ना अभी तक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन का शिकार है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा इशू है टेक्निकल, लेकिन खैर उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दाऊद जी हमें लिब्रा का बता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। और बात ये है कि अच्छा वैसे ना अच्छा दाऊद जी के साथ ये प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि जब हम अच्छा खासा टाइम बचा के आते हैं पब्लिक के लिए कि दाऊद जी उनकी कॉल्स का जवाब देंगे, तो दाऊद जी खुद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दाऊद जी ने आपकी ये बात सुन ली और वो साथ ही हमारे पास वापस आ गए। जी दाऊद जी, अभी रास्ता हो रहा होगा। जी जी, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में थोड़ा सा गुस्सा करें
लेकिन मामला बहुत जबरदस्त रहेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कामयाबी, मोहब्बत में जबरदस्त एनर्जी है, रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, एजुकेशन भी बेहतर है, पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम पढ़ेंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो सेजिटेरियस के लिए ये वीक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी इनको स्ट्रांग हेल्प दे रही है। और जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, मोहब्बत में जो है इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग से बचना है, कहीं ना कहीं रुकावट भी हो सकती है। ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल अभी ना करें, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 टाइम रोजाना। नेक्स्ट है जनाब कैप्रिकॉन बुर्जदी। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में चेंज लेकर आएंगे अपने मामला से मुतल्लिक, रूहानियत से बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी और पॉजिटिविटी मिलेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस बहुत जबरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थोड़ा सा अकेलापन और उदासी रहेगी, और पढ़ने के लिए सूरह इखलास का विर्द करें। ठीक। नेक्स्ट है जनाब अच्छा दाऊद जी, एक मिनट आपको रोकूंगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, पहले हम उनकी कॉल को एंटरटेन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार की जानिब जाते हैं। उसामा हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। जी उसामा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कीजिएगा। जी सर, पहले तो मैंने आपके शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर देखता हूँ। थैंक यू सो और मच। दूसरा मेरा दाऊद सर से ये क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी तकरीबन 2-3 महीने पहले, मैं ना बहुत वो रहता हूँ, टेंस रहता हूँ अपने फ्यूचर के हवाले से ना, कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, और मैं ऐसे ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछना था, 25 अक्टूबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 25 अक्टूबर 2003। ठीक है सही। उसामा आप अभी दाऊद जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप जरा उनको सुन लीजिए प्लीज। जी दाऊद जी। देखिए उसामा, मैंने आपको तब भी कार्ड्स निकाले थे। देखें आप हर वक्त सोच विचार और टेंशन में बैठे होते हैं, अपने आप से लड़ते रहते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल अमाल करने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, उनको ना छोड़ें। 2 मरतबा सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी 41 टाइम, और सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा सुबह के टाइम पानी दम करके पिए। और ईशा के बाद आपने आयतल कुर्सी 100 टाइम पढ़नी है 21 दिन लगातार, और ये आपने अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए पढ़नी है। यकीन जाने ये अमल आप करेंगे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी, आप खुद फील करेंगे, अपना आप हल्कापन महसूस करेंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो रूहानियत से हेल्प लें, वरना आपके मामलात में डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे मैजिक का भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ ना आए, आप सिर्फ सही हो रूहानियत से गया। अपने काम दाऊद जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आलिया सियालकोट से। जी आलिया, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी करीब पैदाइश है 3 8 77। मेरी सेहत खराब है, दांत बहुत ज्यादा खराब है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, परेशानी की बात तो नहीं? अच्छा जी दाऊद जी। दाऊद जी, आलिया फ्रॉम सियालकोट। कार्ड्स की एनर्जी निकालें तो इनके मामला अच्छा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। अलबत्ता यह है कि इनको सूरह यासीन की पहली 9 आयत युबसिरून तक 19 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 21 दिन जरूर पढ़ना चाहिए। इससे इनकी सेहत के मामला बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। ठीक। अच्छा दाऊद जी, बहुत से लोग हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहते। हमें सवाल आया था, कैसर इनका नाम है, 22 अगस्त 1983 इनकी यूम पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये पूछना चाह रहे थे कि इनके फाइनेंशियल हालात के हवाले से इन्हें बताइएगा, क्या कुछ बेहतरी आएगी? देखो जी, फाइनेंशियल मामला इनके डिस्टर्ब हैं, बंदिश लगी हुई है, कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद माली मामला ठीक नहीं हो पाते। लेकिन ये आफ्टर 10 मंथ बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। इनके माली मामला को बेहतर करने के लिए इनके लिए मैं एक वजीफा बता देता हूँ, वो है जी तीसरे कलमे का, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर तक पढ़ना है 313 मरतबा। 21 दिन का अमल करें, यकीन जाने इनके कामों में, पैसों में बहुत जबरदस्त हेल्प आएगी। ये पैसों से मुतल्लिका, दुनियावी मामला से मुतल्लिका बड़ा मुजर्रब वजीफा है जो इनको सूट करेगा। सही। और 26 अप्रैल 1994 फैजान सती, इनके हवाले से भी बता दीजिएगा, ये भी सवाल हमारे पास है। 26 अप्रैल 1994 की मैं बात करूं, फैजान की बात करूं तो फैजान के मामलात बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। ये देखें इनका जो है सोच विचार बहुत जबरदस्त है, स्टेट फॉरवर्ड फैसले, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ सकती है, चीटिंग हो जाती है, और कुछ मैं समझता हूँ कि रूहानी मामला भी डिस्टर्ब है। सूरह फलक जो है 41 टाइम रोजाना पानी में दम करके पिए, और अपने कामों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा 21 दिन लगातार पढ़ें। इंशाल्लाह माली मामला बेहतरीन हो जाएंगे और काम भी बेहतर हो जाएगा। दाऊद जी, हमारे साथ हाजी सफदर साहब लाइव कॉलर हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। हाजी साहब थैंक यू सो मच, हो जाने का अपना सवाल पूछिएगा।
हाजी साहब से हमारा राब्ता इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुका है। दाऊद जी, कुछ स्टार्स रह गए थे, वो भी तो बता दीजिए प्लीज़, वो लोग नाराज़ ना हो जाएं। एक्वेरियस बुर्जिलो सेकंड लास्ट एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, एक्वेरियस वाले कुछ मामला से मुतल्लिका डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे इस वीक में, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम मौजूद है। एक्वेरियस वाले इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए या जलाली वाली कराम का विर्द करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का जो है थोड़ा सा फैक्ट नजर आता है। और इस वीक में सैटरडे ये जो है मिक्स दालें लेकर उसके ऊपर हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ के सदका कर दें, कीड़ों मकोड़ों को डाल दें। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। दाऊद जी, ये जो रह गए हैं उसको बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा। लाइव कॉलर है निमरा लाहौर से। जी निमरा, सवाल कीजिए अपना। ये कि मेरी शादी खानदान में होगी या खानदान से बाहर? अच्छा, आप और किस साल में होगी? की शादी खानदान में होगी या खानदान से बाहर होगी? अच्छा जी, आपकी शादी खानदान में होगी निमरा, और खानदान में ही शादी करवाने का आपको फायदा होगा। और बता, शादी के लिए आपको एक अमल बता देता हूँ, या वदूदो या लतीफ 119 मरतबा 21 दिन अमल करें। पसंद की शादी अगर करना चाहती हैं तो इससे आपकी शादी के चांस पैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया। दाऊद जी, हम वापस आते हैं स्टार्स की जानिब। हाँ जी, लास्ट है जनाब पाइसेस बुर्जोत। पाइसेस बुर्जोत वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, आगाज बहुत जबरदस्त होगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, लेकिन बताते खुद मायूसी और उदासी रह सकती है। जॉबर मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो जबरदस्त ट्रैवल कर सकते हैं, पढ़ना रोजाना बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। ठीक हो गया। दाऊद जी, हमारे साथ अदीला मौजूद है इस्लामाबाद से। अदीला, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदीला, मेरी जी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1994 है, और मुझे कैरियर के हवाले से पूछना था। मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट दिए हैं, बहुत क्लियर भी कर लेती हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता पॉजिटिव। और इसी से इसलिए फिर मैंने CSS के एग्जाम ही नहीं दिए 2 साल तैयारी करने के बाद, फिर मायूस होगी मैं। ठीक हो गया अदीला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सभी आपका जवाब लेते हैं। जी दाऊद जी। अदीला की बहुत जबरदस्त एनर्जी है, बहुत कुछ करना चाहती हैं। सेकंड एनर्जी में डेथ कार्ड है, हर काम रुक जाता है, रुकावटें रहती हैं। थर्ड कार्ड में सेहत के इश्यूज भी और जिस्म भी दर्द, तबीयत खराब, जज्बाती भी हैं। मामला करना चाहती है, नहीं हो पाते, दिल करता सब कुछ छोड़ के चले जाएं। लेकिन इसके लिए आपको अदीला थोड़ा सा अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी जो है वो नजर बद और जादू के असर से मुतल्लिका है। मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त मुजरब अमल बताता हूँ, वो आप कर लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सूरह फातिहा 21 मरतबा, आयतुल कुर्सी 21 मरतबा और सूरह नास 21 मरतबा 11 डेज पानी पे दम करके पीना है। और ईशा के बाद आयतुल कुर्सी 72 टाइम 11 डेज पढ़ें। फिर मुझे बताएं तबीयत में और कामों में क्या फर्क पड़ा। ठीक हो गया दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्टार्स को भी इलैबोरेट किया, आप लोगों की कॉल्स के जवाब भी दिए। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।